हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी करंट अफेयर सेट नंबर 4। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। इसका सेट नंबर 1 का पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ। सेट नंबर 2 और 3 का मैं आज कोशिश करता हूँ 10 बजे तक आपको अवेलेबल करवा दूं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये डिटेल करंट अफेयर्स होगा। सिर्फ 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले के लिए ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन यानी दूसरी बार इसमें संशोधन किया गया है अधिनियम 2023 तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस वर्ष के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2018, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020, तीसरा है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और चौथा है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2017। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, 2019 का जगह लेगा ये। और ये दूसरा संशोधन है 2023 में। ये जो पहला संशोधन हुआ था जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में वो 2019 में हुआ था और ये दूसरी बार 2023 में हुआ है। तो पहला का आंसर हो गया तीसरा। आइए जानते हैं। इसमें मेनली 2 बिल का संशोधन किया गया है। पहला देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2023। यह केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 1963 का जगह लेगा। एक्चुअल में इसमें संशोधन क्यों किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2023 में पुडुचेरी विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से 1/3 सीट क्या महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इस वाले संशोधन में ये किया गया है मुख्य काम, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। और दूसरा जो बिल था जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 जो 2019 की जगह लिया। इस अधिनियम में विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रावधान किए गए हैं, इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया था, तो उस टाइम इसमें संशोधन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 12 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकी और रुझान नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत भारतीय पोषक आहार प्राप्त करने में असमर्थ हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 73.5%, दूसरा है 80.5%, तीसरा है 74.1% और चौथा है 71.5%। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 74.1%। आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी हासिल करते हैं। इस वाले सीरीज में डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है ताकि आपका 70 बीपीएससी पीटी में कथन पे विचार करने वाला प्रश्न बहुत ज्यादा रहेगा और वो बनाने में आप सक्षम होंगे अगर आप इस टाइप से करंट अफेयर्स स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट में और क्या क्या बात कही गई। वर्ष 2020 में 76.2% भारतीय पोषक आहार प्राप्त करने में असमर्थ थे, तो इस बार थोड़ा और घटा है, तो ये अच्छी बात है। 2021 में भारत की 16.6% आबादी कुपोषित है। 2021 में भारत के 5 साल से कम उम्र के 31.7% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि से पीड़ित हैं। 2021 रिपोर्ट के अनुसार वेस्टिंग होता है लंबाई के मुकाबले में कम वजन, सिर्फ लंबा होते जा रहा है और पतला शरीर हो गया है। तो इसमें भारत में उच्चतम दर दर्ज की गई है जहां 5 वर्ष से कम उम्र के 18.7% बच्चे स्वास्थ्य का सामना कर रहे हैं, मतलब वेस्टिंग का सामना कर रहे हैं। बचपन में शारीरिक दुर्बलता को 5% से कम करना वैश्विक पोषण लक्ष्य है इस बार भारत सरकार का। भारत के 1.6% वयस्क मोटापे से ग्रसित हैं, यानी हमारा जो टोटल आबादी है उसका 65% में 1.6% व्यक्ति जो है वो वयस्क मोटापे से ग्रसित है। 0 से 5 महीने की उम्र में शिष्यों लिखा गया है, यहाँ पे शिशु कर लेंगे आप सब। शिशु को विशिष्ट स्तनपान के संदर्भ में भारत में सुधार हुआ है जो कि आप प्रतिशत के रूप में देख पा रहे हैं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 74.1% था। ठीक है, तो 2 का हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव तस्करी के संदेह के कारण भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाली एक विमान को फ्रांस में रोक दिया गया। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डोडोमा, दूसरा है पोर्ट ऑफ स्पेन, तीसरा है फूनाफूटी और चौथा है मानागुआ। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानागुआ। अब बीपीएससी कैसे क्वेश्चन एराइज करेगी, जैसे निकारागुआ न्यूज में आया
तो इससे रिलेटेड आसपास की कंट्री पूछ लेंगे, इसके कैपिटल पूछ लेगा, करेंसी पूछ लेगा, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना चाहिए। आइए निकारागुआ के बारे में जानते हैं। यह मध्य अमेरिकी देश है। इसके उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टारिका देश अवस्थित है। पूर्व में कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस देश में कुछ ज्वालामुखी है जिसका नाम आप सब याद रख सकते हैं, मोमो टापू, सेंट क्रिस्टोबाल और कॉन्सपेप्सियन। ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है, बार बार अभ्यास कर लें। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या, निकारागुआ। देखिए जो भी कंट्री न्यूज में आता है या उससे रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर्स बनता है और उसका संबंध ज्योग्राफी और पॉलिटी से है, तो आप ये समझ लें कि इन दोनों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है, जैसे निकारागुआ के बारे में आपके ज्योग्राफी में आ सकते हैं बीपीएससी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 दिसंबर 2023 को कहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पटना, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है रांची। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पटना। पहला नंबर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से इसे आयोजित किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई है। तो उनमें से है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसमें है कितना मतलब राज्य? 4, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो इस प्रकार चौथा का आंसर हो जाएगा पहला नंबर पटना। पटना में इस बार 26वां सम्मेलन का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति ने केंद्र सरकार को फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरविंद सुब्रमण्यम, दूसरा है कृष्णन, तीसरा है वरुण शर्मा और चौथा है विनोद के पॉल। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विनोद के पॉल। आइए इसके बारे में जानते हैं हम सब। विनोद के पॉल समिति ने कहा, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए समान संहिता प्रकृति में स्वैच्छिक बनी रहनी चाहिए, मतलब सबके लिए बराबर होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों विशेषकर डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली प्रचार वस्तुएं या उपहार से है। मतलब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी दवाई का प्रचार एमआर एजेंट के थ्रू करवाते हैं, तो उसमें फ्री सैंपल बांटते हैं डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर उस मेडिसिन का क्या कर सके, प्रचार कर सके कि इस वाले हेल्थ के लिए ये वाला मेडिसिन, फलाना मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि इससे मार्केटिंग उस मेडिसिन का बढ़ जाता है। तो इसी पे प्रतिबंध लगाने का बात कहा गया है विनोद के पॉल समिति द्वारा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए 6 नंबर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में 25 दिसंबर 2023 को किए गए लॉन्च को किस देश का अंतरिक्ष यान स्लिम SLIM यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून चंद्रमा की धरती पर 19 जनवरी 2024 को सॉफ्ट लैंडिंग कर गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दक्षिण कोरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है फ्रांस। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जापान। तो अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना और भारत के बाद अब जापान भी चांद पे पहुंच गया है। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जाक्सा का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून सिलिम लैंडर मून स्पाइनर चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। दूसरा नंबर जाक्सा, फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसमें पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का उपयोग किया गया। दूसरा है स्लिम को H2A रॉकेट पर अगली पीढ़ी के सराय अंतरिक्ष दूरबीन XRISM एक्स रे स्पेस टेलीस्कोप के साथ लॉन्च किया गया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, जापान विश्व का 5वां देश बन गया है जो चांद पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार 6 का आंसर हो जाता है दूसरा नंबर जापान। इससे पहले आपको पता है हम सब पिछले वर्ष ही 23 अगस्त को पहुंच गए थे चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए उस दिन मनाते हैं हम सब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 का जो सफलता हुआ था 23 अगस्त को हुआ था और शायद लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा किस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल लाए जाएंगे और लैंडर को फिर से धरती पर लाया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंद्रयान 4, दूसरा है मिशन चंद्रमा, तीसरा अनुसंधान चांद, चौथा चंद्रयान 5। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, लिखा भी गया है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 और भी एक काम करेगा, क्या काम करेगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जल संसाधनों का खोज भी करेगा चंद्रयान 4। ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
हाल ही में भारत ने माउंट उलावुन में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन डॉलर की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर $2 मिलियन, दूसरा है $2.5 मिलियन, तीसरा $1 मिलियन और चौथा है $3 मिलियन। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर $1 मिलियन। अब एक कंट्री का नाम आया पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानेंगे ही। माउंट उलावुन पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूकंपीय रूप से सक्रिय प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर पर स्थित पापुआ न्यू गिनी अक्सर भूकंपीय ज्वालामुखी घटनाओं का अनुभव करता है, ठीक है। यानी रिंग ऑफ फायर मैं कभी समझा दूंगा आपको, जैसे जापान में क्यों भूकंप आते हैं, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर में आता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो समुद्री टच होता है जिन जिन कंट्री का, उसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, तब आप सबको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी इस पूरे साल में ये न्यूज में रहेगा, तो अच्छे ढंग से आप सब देखिए। 18 दिसंबर 2023 को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले से वाणिज्य की सुरक्षा के लिए कहां एक बहुराष्ट्रीय अभियान ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की। वाणिज्य मतलब होता है कॉमर्शियल जहाज पे अटैक कर रहा था हूती रिबल्स, तो उसके अगेंस्ट में क्या कहां पे ये घटना घटित हो रही है? तो पहला ऑप्शन हो गया काला सागर, दूसरा है दक्षिण चीन सागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है लाल सागर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाल सागर, और आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन के बारे में मुख्य बिंदु जानते हैं। अभियान के अंतर्गत क्या क्या है? तो अभियान के अंतर्गत पहला नंबर अमेरिका के संयुक्त टास्क फोर्स 153 के तहत यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल होगा। यह देश दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में संयुक्त गश्त करेगा। संयुक्त टास्क फोर्स 153 संयुक्त राष्ट्र नौसेना के नेतृत्व वाली एक पहल है, तो ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, मतलब प्रैक्टिस किया जाएगा कि हूती रिबल से सुरक्षित किया जाए और वहां पे गश्त लगाया जाए। तो ये सारे कंट्रीज में शामिल होंगे। आइए लाल सागर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लाल सागर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है, जो कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 12% व्यापार यहीं से गुजरता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है अगर व्यापार प्रोस्पेक्टिव से सोचे, इवन स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लाल सागर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाल सागर विशेष रूप से बाब अल मंडेब जलमंडरू मध्य एक महत्वपूर्ण प्रवेश स्थल है। वर्ष 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 101 में समुद्री डकैती के कृतज्ञों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। यह डकैती से निपटने के लिए विधिक ढांचा है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 लाल सागर। तो ये जो है 1982 में अनुच्छेद 1 जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, तो समुद्री डकैती का मतलब हो गया जैसे सोमालिया में बहुत सारे रिबल्स हैं जो कि ये काम करते रहते हैं, जहाज को, कमर्शियल जहाज को टारगेट करते हैं, संभाल लेते हैं। हूती रिबल्स भी बहुत सारे कंट्री के जहाज पे अटैक करता है, इवन इंडिया के जहाज पे भी अटैक कर दिया था। तो ये सब रक्षा करेगा कौन? तो वो सारे कंट्री जो कि अभी हम सब नाम ले लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 25 से 29 दिसंबर 2023 के मध्य भारत रूस की 5वीं दिवसीय यात्रा पर भारत की तरफ से कौन गए, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीसरा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, चौथा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आइए इस वार्तालाप में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आया देखते हैं। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस मीटिंग में भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ, अब ये यूरेशियन आर्थिक संघ क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को शीघ्र बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। FTA साइन होगा। 26 दिसंबर 2023 को भारत एवं रूस ने कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाई पर समझौता किया। अब आइए कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में भी जानना चाहिए आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में। तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में बनाया गया है। इसे बनाने में रूस ने मदद की है। इसमें 50% हिस्सा पानी से जो बिजली बनेगा, यानी ये लगभग 945 मेगावाट होगा, वो तमिलनाडु को मिलेगा।
कर्नाटक को मिलेगा 442 मेगावाट, केरल को 266 मेगावाट और पुडुचेरी को 67 मेगावाट। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर डॉक्टर एस जयशंकर, यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, 11वां नंबर। हाल ही में किस राज्य के चांगलांग जिले में स्थित नामदफा टाइगर रिजर्व में नामदफा उड़ने वाली गिलहरी को देखा गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मणिपुर। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिक नाम आप देख लीजिए उस गिलहरी का, बिसवोमो योंटेरस विश्वासी। यह रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी है। चलिए आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12वां जो कि आखिरी प्रश्न होगा आज के वीडियो का। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली के महरौली में स्थित शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। इस तालाब का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है शाहजहां और चौथा है इल्तुतमिश। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इल्तुतमिश। तो ये था 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 4। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। करंट अफेयर्स ऐसे ही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, इवन इकोनॉमिक्स भी आप सबके लिए जो बीपीएससी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स डिटेल में ही आ रहा है, एनसीईआरटी साइंस भी डिटेल में ही आता है और उसका वीडियो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।